Okay, we'll continue with the chapter Einstein. That at the end we come to know that 1919 he was divorced with the person whom he loved very much, and again on the same year he got married with his cousin Elsa. Einstein now personal chapter consigned with his rise to the world fame. Now he was very much focused for his own career, for the study, for the content for which he was studied for so long. In 1915 he had published his general theory of relativity, which provided a new interruption of gravity. जब 1915 में उनकी फर्स्ट थ्योरी जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिश की उसको और बहुत ज़्यादा वो फेमस हुई, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी के जिन्होंने ग्रेविटी का बनाया था उसमें भी वो इंटरप्रिटेशंस करने लगे. एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. और 1919 में जो एक्लिप्स हुआ था, यानी कि सूर्य ग्रहण हुआ था, वो जो सूर्य ग्रहण हुआ उसने कहीं ना कहीं ग्रेविटी, रिलेटिविटी, ये सारी चीजों को जैसे कि आइंस्टाइन ने कहा था उसके हिसाब से वो उन्होंने पूरा प्रूफ कर दिया. आइंस्टाइन had currently calculated in advance the extent of which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. उन्होंने जो कहा था कि जो स्टार्स की जो लाइट है वो कहाँ से आती है, वो सन से आती है, सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां से आती है. ऑल दीज थिंग्स क्या हुआ, ये अकॉर्डिंगली आइंस्टाइन ने जो भी कहा वो प्रूफ होता चला गया. न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. और न्यूज़पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने उनको क्या कहा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन. आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स के लिए अवार्ड मिला. He was showered with the honors and invitations from all over the world. उन्हें पूरे वर्ल्ड से बुलावा आने लगा, इनविटेशन आने लगा. लॉन्डेड बाय द प्रेस, लोडेड बाय द प्रेस, हमेशा प्रेस से घिरे रहते थे. जब when the Nazis came to the power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब 1933 में जब नाजीज का पावर जो था, नाजीज ने कैप्चर किया जर्मनी को, शायद आपने पढ़ा भी हो एसएसटी में हिटलर के बारे में, तो वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स में. 5 years later, the discovery of nuclear fission of Berlin had American physics in an uproar. और वो वहां पर न्यूक्लियर थ्योरी में काम कर रहे थे. Many of them fled from the fascism, just as Einstein had, and now they were afraid from the Nazis could build and use an atomic bomb. Now what happened, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उसके रिवोल्ट में कोई दूसरी कंट्री जो है वो किसी भी तरह से पावरफुल हो. जैसे आपने परमाणु फिल्म देखी थी, तो परमाणु फिल्म में क्या दिखा रहे थे कि जब इंडिया में इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट खुद कर सके, उन्हें बैकलाइट्स की जरूरत थी, या वो लोग वो टाइम देख रहे थे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जब पाकिस्तान या यूएसए उनके ऊपर सैटेलाइट से नजर ना रख सके. तो एग्जैक्टली क्या होता है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग जब कोई कंट्री बनाना चाहती है तो दूसरी कंट्रीज जो होती है वो कहीं ना कहीं उनको वो रोकती है. तो यही हो रहा था. एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very destroy the whole port together with the sum of the surrounding territory. और उन्होंने जब जर्मनी से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लग गई, या यूएस में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई कि दोनों देशों में अगर किसी भी तरह से लड़ाई होती है तो क्या होगा कि दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा मिजरीज हो जाएंगी. तो आइंस्टाइन एक अच्छे सिटीजन के नाते उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और उन्होंने उसमें ये अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, ऐसा कुछ भी अगर यानी कि एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो इस साइड में आता है तो क्या होगा कि इससे दोनों ही पोर्ट्स जो हैं, दोनों ही कंट्रीज को जो है बहुत ज्यादा
नुकसान होगा। बहुत ज्यादा नुकसान होगा का मतलब दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा लोग मरेंगे। एक्चुअली अमेरिका जो लोग हैं अमेरिका के, उन्होंने अपनी एक सीक्रेट सीक्रेट कुछ कर रखा था, परियोजना जिसको बोलते हैं सीक्रेट, उन्होंने एक प्लान कर रखा था जिससे वो एटम बम को तैयार करें और इसे जो जापानी सिटीज हैं जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में उन्होंने गिरा भी दिया था। ऐसा हुआ भी था जैसे इसमें लिखा है ना, its words did not fall to an effect. The Americans developed an atomic bomb in a secret project of their own and dropped the Japanese city of Hiroshima Nagasaki in 1945. शायद ही आप हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली exactly. उसके बाद आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शंस। इसके बाद आइंस्टाइन जो थे बहुत ज़्यादा उनको धक्का लगा। इस समय उन्होंने जो ये होता है यूनाइटेड नेशंस जो थे, या इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, है ना। Einstein was deeply shaken by the content the time he wrote a public missive in the United Nations. United Nation यानी संयुक्त राष्ट्र जिसको कहते हैं। उन्होंने एक लंबा सा बहुत बड़ा सा एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रपोज किया कि इसमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। रूजवेल्ट को लिखे पत्र के अपोजिट ये जो लेटर था कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बाद में आइंस्टाइन राजनीति में और अधिक बहुत ज्यादा वो पॉपुलर हो गए, है ना। इन्होंने बहुत सारे वेपन्स का भी निर्माण किया। वेपन्स यानी जैसे एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। और उनकी जो एंड हुई के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वॉट एवर इट इज मेड इट इज ओनली एंड ओनली बेनिफिटेड फॉर द कंट्री पीपल। तो आइंस्टाइन इन इट इज प्रपोज्ड फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन वाज टू नो इम्पैक्ट, हालांकि कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ओवर द नेक्स्ट डिकेड आने वाले कमिंग 10 years में आइंस्टाइन गॉट ओवर एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, agitating for an end to the arms building and using his popularity to campaign peace and democracy. उन्होंने लोगों को यही कहा कि कम से कम बहुत कम वेपन्स यूज करें, और अगर यूज भी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल के लिए हो और लोगों में सुलह रहे, पीसफुल रहे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as the scientific genius. 1955 में उनकी मृत्यु जब हुई एट द एज ऑफ 76, लोगों ने इस दिन को एक ऐसे दिन पे मना लिया कि साइंटिफिक जीनियस का विजनरी के हिसाब से वो लोग इस दिन को मनाने लगे। तो हियर योर चैप्टर गेट एंड। नाउ कमिंग टू द लेक इजाइल ऑफ इंसफ्री। यहाँ पर जो पोएट है वो इंसफ्री जाना चाहते हैं। इंसफ्री जो है वो एक कैसी जगह है, इंसफ्री जो है वो एक जगह है जहाँ पर बहुत पीस है, ठीक है। तो जो ये है पोएट जो है विलियम बटलर ईस्ट जो है वो वहां पर जाना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin could build there of clay and wetless made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and a live alone in the bee loud glade. Now here the poet is saying, क्योंकि वो शहर में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा disturbed हैं, उन्हें शहर की आबो हवा अच्छी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन अच्छे नहीं लगते, साउंड्स अच्छे नहीं लगते। इसीलिए जब वो छोटे बच्चे थे तो वो इंसफ्री में रहा करते थे, लेक ऑफ इंसफ्री में रहा करते थे, जहां पर बहुत शांति थी। इसलिए वो वापस कहते हैं कि मैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं वहां जाना चाहता हूँ। कहाँ? इंसफ्री, जहां पर वो अपना एक छोटा सा कैबिन बनाएंगे विद द क्ले एंड वेटल्स। वेटल्स होती है सूखी घास, और क्ले से, गीली मिट्टी से वो अपना एक छोटा सा हट बनाएंगे, जहां पर वो 9 बीन रोज का मतलब है 9 ऐसे रो करके बीन्स के पेड़ लगाएंगे। विल आई हैव देयर अ हाइव ऑफ हनी बी, और वहां पर हनी बी का एक हाइव होगा, छत्ता होगा,
और जहां पर वो बिल्कुल ऑल अलोन रहेंगे, कहां पर, उस जगह पर, इन द बी लाउड ग्लेड, जहां पर जो आवाजें होंगी वो किसकी होंगी, सिर्फ बीज की होंगी। बीज की आवाज आपको तभी सुनाई देगी जब बहुत ज्यादा ग्रीनरी में आप जाओगे, है ना। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, जहां पर मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। फॉर पीस कमिंग ड्रॉपिंग स्लो, और जहां पर पीस जो है वो धीरे धीरे सुबह से लेके शाम तक धीरे धीरे वो आएगी, और धीरे धीरे सुबह के जो ओस की बूंदें हैं उससे वो टपकना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ये जो उसका पीस है वो कहाँ कब से स्टार्ट होगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स यानी कि ओस की बूंदे, जो ओस की बूंदे हैं वो सुबह से गिरनी स्टार्ट होगी, और उसका जो पीस है, उसकी जो शांति है वो तब से शुरू होगी टिल द क्रिकेट, क्रिकेट एक तरीके का कीड़ा होता है रात को जिसकी आवाजें आती हैं टर वाली, वो द मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर एंड द नून विद द पर्पल ग्लो, मिडनाइट जो है वो चमकीली होगी, चमकीली क्यों होगी, क्योंकि वो तारों के नीचे रहेगा, बहुत सारे तारे रहेंगे, उनके नीचे रहेगा जहां आसमान चमकेगा। एंड और वो पर्पल ग्लो, पर्पल ग्लो यहाँ पर कहते हैं कि एक तरीके का फूल होता है वो पर्पल कलर का खिलेगा, तो वो कहते हैं कि जहां पर मेरी दोपहर जो है वो उन फूलों के बीच में गुजरेगी, और इवनिंग जो है वो लिनेट्स विंग्स के आसपास में गुजरेगी। लिनेट्स इज अ स्मॉल बर्ड, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, तो वो कहते हैं मेरी सुबह जो है वो मॉर्निंग ड्यू से स्टार्ट होगी, रात को क्रिकेट सिंग्स का मैं एंजॉय करूंगा, रात में वो ये भी कहते हैं कि रात बहुत चमकीली होगी जहां पर, और नून जो है वो पर्पल वाले फ्लावर से, वो पर्पल से वो पूरा ग्लो करेगा, वो उनकी जो शाम होगी वो लिनेट के विंग्स के साथ होगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी जल्दी से थोड़ा सा जैसे थोड़ा मैं बड़ा हो जाऊंगा या और भी दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद मैं वहां पर मूव ऑन हो जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और मैं हमेशा अपना दिन और रात वहीं पे निकालना चाहूंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर, और जहां पर जो लेक वाटर है वो मेरे पैरों से होती हुई ही बहुत साउंड करेगी। आई हियर द लेक वाटर, मैं उस लेक वाटर को सुन सकूंगा जब वो मेरे पाँव को छूते हुए ये आगे की तरफ बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जब वो कहते हैं कि वो पानी में पैर देके और खड़े हो जाएंगे। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, लेकिन जब मैं रोडवे में खड़ा होता हूँ, ऑन द पेवमेंट ग्रे फुटपाथ पर, आई हियर इट इन अ डीप हार्ट स्कोर, ये जो है जब वो शहर में खड़े हुए हैं तब वो कहते हैं, लेकिन आज मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, आज मैं रोडवे में खड़ा हूँ, पेवमेंट में खड़ा हूँ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, फुटपाथ है, और वहां पर मैं अपने दिल की आवाज को अगर सुनूं तो मेरे दिल से किसकी आवाज निकलती है, सी शोर्स की, लेक की, वाटर की आवाज निकलती है। So here the poem gets ends and will continue with the next unit. Thank you so much.